Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 5 arithmetic progression exercise 5.1. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उसके हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of number involved make an arithmetic progression and why। मतलब हम लोग को यहाँ बताना है कि जो इस सिचुएशन दिया गया है कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है, ये हम लोग को बताना है। ठीक ना, हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि जो सिचुएशन दिया हुआ है वो एपी है और क्यों है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे एपी है। ठीक है ना, एपी है तो ठीक है, और क्यों है तो उसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस को देखेंगे। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी नहीं होगा। यानी सार्वंतर अगर समान आ गया तो एपी है, अगर नहीं आया तो एपी नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या गिवन है, ध्यान समझिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे 8-8 रुपये प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है ना, तो क्या ये एपी फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द एन इज द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर n किलोमीटर। ठीक है ना, n इज द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर n किलोमीटर। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, माना n किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया n है। ठीक है ना, तो a बराबर क्या है, a बराबर पहले किलोमीटर के लिए कितना लेगा, a बराबर यानी a, इसी को हम लोग कहते हैं a1 बराबर क्या है 15 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए लेगा, 15 रुपये। ठीक है ना, तो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपये ले लिया, 15 रुपये। ठीक है ना, अब देखिए फिर अगले किलोमीटर यानी A2 के लिए क्या लेगा, देखो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर अगला दूसरा किलोमीटर जा रहा है तो इसके लिए क्या लेगा 8 रुपये। तो 15-8 कितना रुपये लेना पड़ा, 23 रुपये। कितना रुपये देना पड़ा, 23 रुपये। फिर A3 की बात करें तो ये 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपये देना पड़ा था। 2 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ा था, 23 रुपये देना पड़ा था। फिर अगला जब तीसरा किलोमीटर जाएंगे फिर 8 रुपये देना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 23-8 31 रुपये। कितना हो गया, 31 रुपये। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम लोग A4 निकालेंगे तो 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपये देना पड़ा। फिर अगला चौथा किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपये देना पड़ेगा और 31-8 कितना हो गया, 39 रुपये। कितना हो गया, 39 रुपये हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग आगे भी निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं A1, A2 और A3, A4 जो भी टर्म्स हैं, यानी कि 15 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है। यानी जो सीरीज बन रहा है आपका वो इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, यहाँ पे चेक करेंगे डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस चेक करेंगे तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अगर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर हो गया तो समझ लीजिए एपी फॉर्म में है। ठीक है ना, अदरवाइज ये एपी फॉर्म में नहीं होगा। तो चेक करते हैं, A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15 हो गया, और यहाँ पे A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 हो गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 8। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा।
तो दोनों इक्वल आ गए ना, ऐसे तीसरा भी आपका इक्वल ही आएगा, तो दोनों इक्वल हो गए, ऐसे आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो डी इज सेम, डी इज सेम, डी किसको कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस को, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी किसको हम लोग कहेंगे, सार्वंतर को, ठीक है ना, सार्वंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी आर सेम, ठीक है ना। तो अगर डी सेम है इसलिए ये एपी फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो एपी क्या बन गया, ये 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। क्यों ऐसा हुआ, क्यों एपी फॉर्म में, क्योंकि डी क्या है, सेम है। डी यानी सार्वंतर क्या है, समान है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, सार्वंतर समान है, इसलिए क्या हुआ, एपी रूप होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे डी आर सेम एंड 15, 23, 31, 39 विल बी एपी, ठीक है ना, या हैव इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, कर लोगे आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, वो एयर कितना प्रेजेंट है वो हम लोग को बताना है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी हर एक टाइम पर 1/4 जो बचा हुआ एयर है, जैसे सिलेंडर है उस सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, ठीक है ना। एक पंप पर, ठीक है ना, एक समय में एक पंप पर 1/4 पार्ट निकल जा रहा है एयर, ठीक है ना। फिर 1/4 पार्ट जब निकल गया, फिर जो बचा फिर जब दोबारा पंप किया गया, फिर दोबारा पंप पर फिर बचे हुए का 1/4 पार्ट फिर निकल गया एयर, फिर जो बचा उसके बाद फिर उस बचे हुए का फिर 1/4 टाइम्स जो एयर है फिर निकल गया, मतलब बचे हुए का 1/4 पार्ट क्या कर रहा है, एयर निकल जा रहा है। एक समय में अगर हम लोग पंप कर रहे हैं तो 1/4 पार्ट एयर क्या कर रहा है, बचे हुए एयर का निकल जा रहा है। कोई समस्या नहीं ना, यानी कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसका, शेष हवा का, यानी जितना हवा बच रहा है ना उसका 1/4 भाग। जैसे हम मान ली एक बेलन में पूरा, एक सिलेंडर में पूरा कितना x यूनिट एयर है, ठीक है ना, तो x यूनिट एयर में से x का 1/4 पार्ट निकल गया, निकलने पर कुछ बचेगा, जो एयर बचा फिर उसी बचे हुए एयर का फिर 1/4 पार्ट निकल रहा है, फिर 1/4 पार्ट जब फिर निकल गया फिर कुछ बचेगा, फिर जो बचा फिर उसका 1/4 पार्ट निकल जा रहा है। तो बताना है क्या ये एपी फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर in cylinder to be x यूनिट। मानते हैं शुरू में जो अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर में वो क्या है, x यूनिट है। लेट यहां पे लिखिएगा इनिशियली, लेट इनिशियली अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, ठीक ना, इन सिलेंडर टू बी x यूनिट, यानी कि प्रारंभ में, माना प्रारंभ में बेलन में वायु की मात्रा या हवा की मात्रा x मात्रक है, ये माना। अच्छा, अगर x मात्रक है शुरू में तो एक पंप पर मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो A1 होगा वो क्या हो गया, आपका x यूनिट हो गया, x यूनिट यानी x मात्रक, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए जो A2 होगा, ठीक है ना, जो A2 होगा वो क्या होगा, x माइनस 1/x, 1/4x, क्यों x माइनस 1/4x, क्यों, क्योंकि 1/4 पार्ट क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 3x बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब A3 क्या होगा, बचे हुए का, ध्यान समझिए, A3 क्या होगा, बचे हुए का 1/4 पार्ट निकलेगा। तो बचे हुए का 1/4 पार्ट, तो बचा कितना, इतना, इतने में से इसका 1/4 पार्ट क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है 3x/4 हो गया, माइनस 1/4, 4 जा 16 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बाई क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है ना। जब हम लोग इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा यहाँ पर। तो 4 जा 16, 3 जा 12, तो 12x माइनस 3x यानी कितना हो गया, 4x बाई क्या हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 4x बाई क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है ना। इसको नीचे लिख लेते हैं, 4x बाई क्या हो गया, 16 हो गया, 4 जा 16 यानी 1/4x मिल गया हम लोग को। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे जो बचा उस बचे हुए का फिर से 1/4 पार्ट निकलेगा, बचे हुए का, ध्यान दीजिएगा, बचे हुए का। ठीक है ना। तो बचा कितना, 1/4x माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ 1/4x। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 1/4x माइनस x/16 इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 4 जा 16, 4x माइनस x यानी 3x बाई क्या हो गया, 16 हो गया। चलिए इतना हम लोग चेक कर लेते हैं, इतने से हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, पता चल जाएगा एपी फॉर्म में है कि नहीं। तो पहले x था, फिर क्या हो गया, 3x/4 हो गया, फिर क्या हो गया, 1/4x हो गया, फिर क्या हो गया, 3/16x हो गया। ठीक है ना। ये आपका बन रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 चेक करेंगे और फिर A3 माइनस A2 चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आए तब तो एपी फॉर्म में है, अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे एपी फॉर्म में नहीं होगा। तो A2 क्या है आपका 3x/4, A2 क्या है 3x/4 माइनस A1 क्या है x हो गया। फिर A3 क्या है बताइए, A3 है 1/4x हो गया, माइनस A2 क्या है, A2 है आपका 3/4x हो गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4x 3 में से 4 गया यानी माइनस x बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 में से 3 गया -2, तो -2x बाई क्या हो जाएगा, 4। तो -x/4 हो गया, -2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा -x/2। क्या दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आप लिखोगे D इज नॉट सेम। ठीक है ना, D इज नॉट सेम यानी D सेम नहीं है, यानी D सेम नहीं है मतलब क्या, कि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है ना, यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो सार्वंतर अगर समान नहीं है तो दिस इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ एपी, ये एपी की स्थिति नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसमें एपी नहीं बनेगा। ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर इज सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि फर्स्ट मीटर की जब खुदाई की जाएगी, यानी जो शुरू में 1 मीटर की जो खुदाई की जाएगी उसके लिए कितना रुपए लेना पड़ेगा, कितना रुपए देना पड़ेगा हमको, 150 रुपये। फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए हम लोग को कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये। मतलब शुरू में 150 देना है, उसके बाद फॉर एवरी मीटर्स हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये देना पड़ेगा। शुरू में 150, पहले मीटर के लिए 150, उसके बाद फिर 50 रुपये ऐड करके उसमें देना पड़ेगा मुझे। यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। 1 मीटर के बाद दूसरे मीटर की खुदाई कराओगे तो 50 रुपये और लगेंगे। ठीक है ना। फिर तीसरे मीटर की खुदाई करोगे, फिर 2 मीटर में वो 50 मीटर, 2 मीटर में जो लागत आई है उसमें तीसरे मीटर में 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना। तो ये चीज़ बोल रखा है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो देखिए कहना ये है
कि जैसे मान लीजिए ये खुदाई 1 मीटर का किया गया तो 150 रुपये देना पड़ा, फिर अगले मीटर का किया गया फिर 50 रुपये जोड़ना पड़ा, फिर अगले मीटर का किया गया 1 मीटर का फिर 50 रुपये जोड़ना पड़ा, फिर अगले मीटर का किया गया की खुदाई की गई तो फिर 50 रुपये, मतलब ऐसे 50 रुपये जुड़ते जाएंगे। यानी कि अगर 4 मीटर की खुदाई की जाएगी तो कितना 150 ये 150 ये यानी 300 मीटर, सॉरी 150 ये और 150 ये यानी 300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग को ये दिखाना है। तो देखिए, तो हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट ये अमाउंट फॉर फर्स्ट मीटर के लिए जो अमाउंट है वो क्या है, यानी ए वो कितना है 50 रुपये, सॉरी 150 रुपये है ना, 150 रुपये। तो ये अमाउंट फॉर, तो क्या प्रथम मीटर के लिए लागत कितनी है 150 रुपये। ठीक है ना, लागत 150 रुपये है। ठीक है ना, फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर इक्वल टू 50 रुपीज़। यानी कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए उसके बाद, ठीक है ना, प्रथम मीटर के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए जो कॉमन डिफरेंस जो होगा, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं लोग, जो आपका ये सार्वंतर होगा, ठीक है ना, सार्वंतर किसके लिए, प्रत्येक मीटर के लिए खुदाई के लिए, ये प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए मतलब कि पहला मीटर को छोड़ करके खुदाई के लिए कितना है 50 रुपये है। ठीक है ना, तो बताइए ए इक्वल टू क्या है आपका, ए यानी A1 आप लिख सकते हो, A1 क्या है 150 रुपये, यानी पहले 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर A2 क्या है 150 प्लस 50 रुपये, यानी कितना हो गया 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। फिर A3 क्या हो गया 200 प्लस फिर 50 रुपये कितना देना पड़ा 250। फिर अगले के लिए 250 यानी 250 प्लस 50 रुपीज़, यानी कितना हो गया 300 रुपीज़। मतलब इस तरीके से हमको ऐसे मिलता जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, एंड सो ऑन, ऐसे आपको मिलता जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एपी फॉर्म में है कि नहीं, कैसे चेक होगा A2 माइनस A1 और कैसे A3 माइनस A2 करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 50, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 50, क्योंकि डी इज सेम। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्वंतर है। क्योंकि डी सेम है इसलिए इट इज अ सिचुएशन ऑफ एपी, यह एक एपी की सिचुएशन है, यानी कि एपी इसमें आया, ये एपी बना। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि जो अकाउंट में एवरी ईयर क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ मनी पूछ रहा है, मनी कितना होगा वो पूछ रहा है। किसी अकाउंट में एवरी ईयर मनी कितना होगा, कब, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट
एट 8% पर एनम। जब 10,000 डिपॉजिट किया जाएगा और किस रेट से? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, ठीक है ना। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 10,000 रुपीज़ जब डिपॉजिट किया जाएगा तो एवरी ईयर कितना अमाउंट बनेगा वो हम लोग को, सॉरी कितना मनी बनेगा, कितने अमाउंट ऑफ मनी होंगे वो हम लोग को निकालना है। निकाल करके फिर देखना वो एपी फॉर्म है कि नहीं है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। 10,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाएगी तो प्रत्येक वर्ष कितना वो मिश्र धन बनेगा, ठीक है ना। अकाउंट में प्रत्येक वर्ष कितना मिश्र धन बनेगा वो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हैं। एक्चुअल अमाउंट क्या दे रखा है अभी? 10,000। एक्चुअल अमाउंट क्या है? 10,000, ठीक है ना। एक्चुअल अमाउंट कितना है? 10,000 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक्चुअल अमाउंट मतलब जो अमाउंट आपको दिया हुआ है वो कितना है? 10,000 रुपये है, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या निकलना है, यहाँ पे क्या लगा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तब अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसके लिए? अमाउंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर अमाउंट, ठीक है ना। एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर अमाउंट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन के लिए फॉर्मूला, मिश्र धन के लिए सूत्र क्या है? ये होता है अमाउंट इक्वल टू P 1+R/100 की पावर n, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पर चलेंगे, इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये अमाउंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, ये A ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं तो A1 क्या होगा, ठीक है ना। तो P की जगह क्या होगा? 10,000 होगा, ठीक है ना। P की जगह क्या होगा? 10,000 होगा। 1+R रेट क्या है? 8/100 और n क्या है? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ये होगा। तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 10,600, क्या आ जाएगा? 10,600 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी 10,800 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 10,800 आएगा। चलिए आगे अब हम लोग क्या निकालते हैं? A2 निकालते हैं, ठीक है। A2 निकालेंगे तो A2 के लिए क्या हो जाएगा? फिर से 10,000 1+8/100 सब सेम रहेगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए निकालना है ना, सेकेंड ईयर के लिए निकालने हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 11,664 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर A3 की बात करें, क्योंकि थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, फिर 10,000 फिर 1 प्लस बाकी सब वही रहेगा, 8/100 ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 3, क्यों? क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 12 क्या हो जाएगा? 597। मैं कैलकुलेशन देख करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन करने पर 12,597.12 आ जाएगा, ठीक है। इतना रुपीज़ आपको मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। टाइम लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब हमारा काम क्या है? अब हम लोग का काम ये है, जैसे क्या क्या बना? 10,800, ठीक है ना। और क्या बना?
11,664 और क्या बना 12597.12, ठीक है ना, ये आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना होता है हमारा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हम लोग चेक क्या करेंगे, अगर A2 माइनस A1 बराबर हो गया A3 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे आता रहेगा। आगे आप और निकालोगे, ठीक है ना, ये यहीं तक नहीं निकलेगा, आगे भी निकलेगा। तो A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A2 कितना है आपका 11664 और माइनस A1 कितना है 10800, ठीक है ना, इक्वल टू A3 कितना है आपका 12597.12 माइनस A2 कितना है 11664। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, ये 6, फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 864 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 864 बचेगा। लेकिन अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको 0.00 कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2, फिर 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है ना। और इसके अलावा यही आएगा 933.12, क्या आएगा 933.12, तो इसको सही से लिख देता हूँ 933.12, ठीक है ना। तो देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए डज नॉट इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो डी तो सेम है नहीं, अगर डी नहीं सेम है तो ये एपी फॉर्म होगा नहीं। तो आप लिखिएगा डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, यानी क्या लिखोगे कि सार्वंतर समान नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं सेम है तो इट इज not a situation for an AP, यानी ये AP के लिए कोई स्थिति नहीं है, यानी कि यहाँ पर AP नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।